जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे अनस्कूली 5 पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे सर सैयद बैच की। इस बैच में हम लोगों ने अपना पहला क्लास लिया था। उस पहले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की। जी दोस्तों, तो भाई थोड़ा-सा जोर डालेंगे अपने दिमाग पर और ज़रा सोच करके बताइए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन सर लास्ट क्लास में पढ़ा था? बोले हाँ। बोले कुछ-कुछ चीज़ याद है? हाँ, सर थोड़ा-थोड़ा तो याद है। कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो ना? हाँ सर। चलो, मैं रिवीजन कराता हूँ, है ना? तो चलिए कहानी को समझते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या, है ना? इसको हम लोग एक बार क्या करेंगे, एक बार शॉर्ट में देखेंगे, राइट? एक रिवीजन के तौर पे, ताकि चीज़ें याद आ जाएँगी ना, आगे की क्लास काफ़ी आसान हो जाएगी, है ना? चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा था। इसमें एक डेट आती है आपको 14th जुलाई 1789। बोले बहुत बढ़िया सर, क्या हुआ था? बोले हुआ तो ऐसा था सर, कुछ 7,000 लोग, कुछ 7,000 पीपल अराउंड सर एक जगह इकट्ठा तो हो गए थे। और सर कुछ जेल वगैरह को सर तोड़ दिया था। बोले हाँ, तोड़ा तो था। याद आया? बोले हाँ। वैसे जेल का नाम बताओ, जरा सोचो, अपनी अपनी कॉपीज पलटो, जरा नोट्स देखो कहाँ है। मिला 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 मिला। हाँ भाई, मिल गया। बोले कौन सा वो था, जेल था? बोला कि सर वो तो बेस्टिल जेल था, उसको तोड़ दिया गया था। अच्छा, तोड़ दिया, उसके सारे पुलिस को मार दिया, उसके कमांडर्स को मार दिया। मारने के बाद बोले जो कैदी बचे, जो प्रिजनर्स बचे, वो कहाँ गए? बोले सबको भगा दिया। बोले बहुत बढ़िया सर, भगाया? हाँ भाई। अच्छा, बोले सर जो भगाए कितने थे? वो टोटल नंबर ऑफ प्रिजनर्स कितने थे? टोटल भगाए थे, कुछ तो रहा होगा, कुछ संख्या, है ना? कि 200, 500, 2, 4, 5, कुछ तो रहा होगा। जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोच करके बताइए, क्या पढ़े थे हम लोग? बोले कि सर लगभग 7। बोले हाँ, 7, है ना? यहाँ से क्या किया गया था? 7 कैदियों को, 7 प्रिजनर्स को भगा दिया गया था और इसको तोड़ दिया गया था। तोड़ा गया और तोड़ने के बाद ना कि सिर्फ तोड़ा गया, मन इतने से भरा नहीं, इसको कबाड़ की दुकान पे ले आके बाकायदा बेच दिया गया, है ना? इसका जो बड़ा-बड़ा सामान था, जो सामान बिक सकता है, जो टूटा नहीं, है ना? उन सारे सामान को क्या कर दिया गया? कबाड़ में बेचा। बोले हाँ सर, ऐसा भी था, है ना? कहानी तो बताए थे। बोले हाँ, याद तो आ रहा है। अच्छा सर, थोड़ा ये भी याद करा दीजिए कि एक बार वो लोग जो सामान बेचा गया वो खरीदा कौन? है ना? तो देखो याद करो, बताए थे कि खरीदा कौन? जिसको बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मतलब चीज़ें इकट्ठा करने का शौक होगा, है ना जी? जिसकी हॉबी होगी कि नहीं भाई हम चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, राइट? कि हम ये हमारी एंशिएंट चीज़ है, लाओ इसका हम क्या करेंगे? इसको कलेक्ट करेंगे, वैसे लोगों ने खरीदा। बोले हाँ, बिल्कुल। तो पेरिस के सॉरी उस बेस्टाइल के जो फोर्ट को तोड़ा गया, उसको बेचा गया और बेचने के बाद खरीदा किन लोगों ने? उन लोगों ने जो उसको क्या करते थे? अपने पास रखना चाहते थे। बोले हाँ, यहाँ तक की तो कहानी हो गई थी। बोले हाँ सर। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा-सा और भी देखे थे। क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था द फ्रेंच सोसाइटी। मतलब उस समय में फ्रांस की सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी, कितने हिस्सों में बटी हुई थी, थोड़ा-सा इसको देखेंगे, है ना? तो हमने देखा था कि सबसे पहली कैटेगरी, अब थोड़ा-सा याद करिए, सबसे पहली कैटेगरी कौन-सी होती है? हाँ, सबसे पहले बताए थे कि सबसे ऊपर कौन है? भगवान। बोले हाँ सर, भई ऊपर वाला सबसे ऊपर। तो उसके नज़दीक जो होगा हम कहेंगे वो भी सबसे ऊपर। तो उसके नज़दीक कौन था? तो बोले कि सर जो उसके अराउंड रहता था, कौन रहता था भई? तो उस समय वहाँ पर चर्च में फादर लोग हुआ करते थे, है ना? ये सारे लोग हुआ करते थे। ये जो चर्च ऑफिशियल्स थे, इनको कहा जाता है ये भगवान के सबसे नज़दीक। बोले हाँ सर, याद तो आया। उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेट, राइट? उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेट। गुड। दूसरा, सर बोला कि ये तो हो गए ऊपर वाले। बोले हाँ। बोले कि अच्छा उसके बाद फिर हमारे ऊपर वाले। बोले मतलब? अरे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लोग, रॉयल फैमिलीज, है ना, जो राजा थे वो लोग। तो ऐसे कैटेगरीज को हम लोग कहते हैं सेकंड स्टेज, है ना? इसके अंदर आते हैं आपके नोबेल। और तीसरा, बोले सर तीसरा कौन? बोले जो बच जाए सबको डाल दो उधर ही, है ना? बड़ा छोटा ऊपर नीचे सब सबको डाल दो उधर ही। बोले अच्छा, कौन कौन सा था? बोले तो बिग बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े लोग, है ना? बड़े बड़े व्यापारी लोग हुआ करते थे, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, इवन लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड एक्सेट्रा। ये लोग सारे लोग थर्ड स्टेट में आते थे। इन सब के अलावा पीजेंट एंड आर्टिशियन, गांव में बैठा हुआ जो किसान है, जो कारीगर है, जो मजदूर है, वो लोग भी इसी के अंडर में आया करते थे। इन सब के बाद देखिए फिर स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर्स, है ना? और उसके बाद सर्वेंट्स,
जो घर के नौकर चाकर ये लोग हैं वो सारे, छोटे मोटे किसान, कुछ ऐसे भी लेबर्स हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो दूसरे के खेतों में काम किया कर रहे हैं, वो सारे लोग, मतलब जितनी जो पब्लिक है हमारी, वो सारी पब्लिक किससे में आती थी, वो हमारे थर्ड स्टेट। अच्छा एक चीज और सर, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी नेशन को चलाने के लिए सर कुछ तो भाई ट्रेजरी चाहिए ना, कुछ पैसा वैसा चाहिए तभी तो चला पाएंगे। बोले हाँ, पैसा आता कहाँ से था भाई? कहीं बाहर से किसी और देश से तो नहीं मांगोगे ना कि हाँ भाई वो दे दो। बोले नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। बोले तो क्या करेंगे? और सर अपने ही सोसाइटी में कुछ ना कुछ इकट्ठा करने की कोशिश। बोले हाँ, ये इकट्ठा करने की जो कोशिश थी ना, इनके पास जो उस समय में फ्रांस में जो हमारा क्या था, सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट का, वो था सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट। अब इन लोगों ने कहा था कि भाई आप टैक्स दोगे, टैक्स सिर्फ और सिर्फ आप दोगे। बोले क्यों, हम ही क्यों? बोला इससे कैसे मांगोगे यार, भगवान के नजदीक है, भगवान के नाम पर तो दे देते हो, ले कैसे सकते हो? बोले हाँ ये भी तो सही है। तो पहले स्टेट को बताया कि भाई ना ना ना, इनसे नहीं ले सकते, भगवान वाले ये नहीं, भगवान के नजदीक है तो खुद ही भाई, इनसे क्या लेना। बहुत बढ़िया। बोला दूसरा, अच्छा सर सेकंड स्टेट से, है ना, सेकंड स्टेट से। बोला कि सेकंड स्टेट से कैसे लोग, ये बड़े बड़े लोग हैं, है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी ले लोगे तो फिर मतलब ये होगा, क्योंकि काम इन्हीं को करना है। काम किनको करना है? इन्हीं को करना है। अब जब काम इनको करना है तो ये क्या अपना पैसा लगाएंगे या पब्लिक का पैसा लगाएंगे? नॉर्मल सी बात है, सोचने वाली बात है। आप कोई भी काम करो उसमें अपना पैसा लगाए काम करोगे, या चाहोगे कि आपका हिस्सा भी कोई और दे दे? नॉर्मल आज की जो थिंकिंग है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उस पर इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हमारा पैसा क्यों लगे, है ना, तो सारा टैक्स किससे लो, ये थर्ड स्टेट से लिया जाने लगा। अब सिर्फ थर्ड स्टेट से अगर लोगे टैक्स और बाकी को छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं तो मामला तो होगा ना भाई, मामला कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। अब कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसके आगे अपन लोग देखते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कहानी में क्या होता है। चलिए सबसे पहले कहानी को शुरू करते हैं कि कहां से शुरुआत, कहां से हुई, है ना। सबसे पहले ये सारी बातें हो गई कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, ये हो गया, वो गया, रीजन भी थोड़ा बहुत देखा। अब एक बार ना ओवरऑल देखते हैं कि आखिर कहां से शुरू होता है। भाई साहब बात है कब की, 1774 की। उस समय बर्बन फैमिली थी वहां पे, है ना, फ्रांस में। उसके एक राजकुमार हुए जिनका नाम था लुइस 16। उनका नाम क्या था? लुइस 16। ये किस फैमिली से थे? बर्बन फैमिली से। अब ये भाई साहब, अच्छा उस समय में क्या होता था, उस समय में एक बॉलीवुड में हमारी एक फिल्म आई थी, है ना, सुपर 30। उसमें एक डायलॉग था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बोले अच्छा ऐसी बात है, हाँ। तो भाई इनके पिताजी, है ना, इनके पिताजी के बाद ये बने राजा। अब भाई ये जब राजा बने, ये राजा आदमी बन गया। अच्छा आप लोग क्या भी नॉर्म कॉमन सा आप लोग देखिएगा, अपने अगल बगल देखते होंगे कि जैसे ही किसी लड़के का जॉब लगा, है ना, जैसे ही किसी उसको अच्छी नौकरी मिल गई, कुछ अच्छा उसका बिजनेस हो गया, कुछ अच्छा उसका व्यापार हो गया, कुछ अच्छा उसका नाम हो गया, वैसे ही लड़की वाले आना शुरू हो जाते हैं, रिश्ता आना शुरू हो जाता है। होता नहीं होता? हाँ सर होता तो है ना। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, कहानी इनके साथ भी ऐसी, जैसे राजा बने, राजा बनने के बाद अगल बगल से आने लगा रिश्ता, भाई हमारी बेटी है ना, हमारी ऐसे, हमारे यहाँ राजकुमारी, हमारे यहाँ राजकुमारी। इनको पसंद आया ऑस्ट्रिया, बोले कि ठीक है हम ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी कर लेंगे। तो ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी, है ना, उनका नाम था मैरी एंटोनेट। अब ये मैरी एंटोनेट से शादी हो गई। अच्छा इस समय क्या है, बेचारा 20 साल का, है ना, नए उम्र का बच्चा, है ना, सब ये समय नए उम्र होती है, ठीक। शादी भी हो गई, अब ये बेचारा बहुत खुश। लेकिन इसकी खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। हुआ ऐसा कि भाई साहब की जिस समय ये शादी हो रही है, देख रहे हैं, हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे खड़े हमारे लुइस 16, है ना, और यही हमारी खड़ी यहाँ पर मैरी, देख रहे हैं, एंटोनियट। ये दोनों की शादी हो रही है, ये 20 साल के हैं समय। अब ये बेचारे तो खुश है कि हाँ भाई शादी हो गई, राज परिवार मिल गया, मतलब ये क्या बन गया, राजा बन गए, अब तो हमारा ही होगा, नहीं हर तरफ ही होगा अपना ही जलवा, है ना जी। तो ये जलवा जिस समय दिखा रहे थे, उस समय बोले रे भाई रुक जा, जलवा दिखाने से पहले थोड़ा हकीकत पे बात करते हैं। बोले क्या, है ना, तो ये गए एक बार घूमते फिरते अपने ट्रेजरी में, लाओ भाई दिखाओ कितना धन दौलत छोड़ के गए हमारे पुरखा लोग, मतलब ये देख रहे थे कि क्या है, जरा देखे। देखे तो पता चला, पहले तो देख करके तो बड़ी खुश हुई कि अच्छा 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 इसमें है, बंद है ना।
फिर थोड़ा सा खुला तो मन में एक्साइटमेंट आया, थोड़ा सा और खुला, बोले ओहो पक्का कुछ ना कुछ तो शानदार रहा होगा। लेकिन जैसे ये पूरा खुला ना, बेचारे का मुंह बन गया। ये वजह परेशान की, हल्ला क्या करें, इधर कुछ है ही नहीं, हम राजा बन के बैठे। बोले अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोले हाँ, कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, है ना, कुछ सोचना पड़ेगा। याद कीजिए, आपको बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस समय हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, उसका कुछ रीजन बताए थे। ब्रेड के प्राइस में क्या हो गया था, हाई हो गया था ब्रेड का प्राइस, टैक्स बढ़ा दिया गया था कहीं ना कहीं। अब ये जो है आप देख सकते हैं एम्प्टी ट्रेजर जो है, किसी ये जो एम्प्टी ट्रेजर है हमारा, एक तरीका से हम कह सकते हैं कि ये अब रीजन बनेगा। अब चूंकि राजा है भाई, इसके पास खाली है, इसको चलाना है, इसको भरने की कोशिश की जाएगी, है ना। बस अब यही कहानी को दिमाग में आगे लेकर के पढ़ेंगे। फिर आगे क्या हुआ, भाई साहब ये गए पूछा अपने मिनिस्टर से, अच्छा मिनिस्टर साहब जरा बताइए क्या हुआ यार, ऐसा क्या कर दिए भाई, हमारा पूरा ये हमारा ट्रेजरी खाली हो गया, ये क्या कर दिए थे। बोला कि देखो भाई मेरी कोई गलती नहीं है, गलती यार राजा महाराजाओं की है, फालतू हमें दोष दे रहे हो। बोले बोले कैसे। बोला कि देख भाई, फ्रांस जो है ना अपना, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। सबसे बड़ा रीजन ये था, लंबे टाइम तक लड़ते ही रहे वो, अगल बगल से सबसे लड़ते ही रहते थे, और लड़ते भी थे, उसके पीछे का भी रीजन है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सोचिए कि एक बार लड़ाई हुई, आज अगर रशिया और यूक्रेन के बीच जब लड़ाई हुई थी, कितना बड़ा एक हम कहेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस आया ही था, है ना। सप्लाई जगह जगह बंद कर दी गई, प्राइस हाई होना शुरू हो गया। देखो एक बार अगर कोई देश किसी दूसरे देश से लड़ता है, उसका इकोनॉमिकल घाटा भी होता है, इसीलिए कोई भी देश जल्दी नहीं चाहता कि हम लड़े, है ना। अगर जल्दी चाहता लड़े तो बहुत सारे देश जो पैदा हुए उनका नामो निशान भी मिट चुका होता, आप समझ सकते हैं, है ना। तो लोग लड़ना नहीं चाहते, लड़ाई से घाटा बहुत जाता है, क्योंकि लड़ाई है तो देखो सेना है ना, उसमें आपको आर्टिलरी लगेगा, बहुत सारा आपको गोला बम ये सारी चीजें लगाओगे, उसको खरीदने के लिए पैसा लाओगे, पैसा के लिए फिर वापस क्या करोगे, पैसा कहीं से तो लाओगे, फिर टैक्स बढ़ाओगे, महंगाई बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीजें होंगी, है ना। तो जनता परेशान होगी अल्टीमेट, और राजा कभी नहीं चाहता कि जनता परेशान हो, क्योंकि राजा को अपनी कुर्सी पे बने रहना है कि नहीं। हाँ सर, मुद्दा तो समझ में आ रहा है। हाँ जी, तो ये लोग भी लड़ना, तो देखो लड़ना कोई देश नहीं चाहता था, लेकिन अगर लगातार अगर लड़ना पड़े तब क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। उसी पैसे खर्चा करने में इनका जो टीजर था, है ना, इनका जो क्या था ट्रेजरी था, वो पूरी तरीके से खाली हो गया। हाँ ठीक, अच्छा सर लड़े कैसे। बोला कि देखो ये क्या करते थे, मतलब इनकी जो लड़ाई थी, ये एक तरीके से झंडा उठा लिए थे। बोले किसका, बोले एक मतलब ब्रिटेन से, मतलब ब्रिटेन के खिलाफ झंडा उठाया। बोले मतलब सर देखो, कहानी याद कीजिए, हमारे भारत में भी ब्रिटेन वाले आए, और आने के बाद वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और धीरे 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 करते 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 हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, है ना। और फाइनली हमको हमारे ऊपर जब रूल करना शुरू किया, राइट, हमारे यहाँ अभी क्या होगा, नेशनल मूवमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद यहाँ फाइनली, है ना, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज यहाँ से चले गए। तो हम कहेंगे कि भाई हम लोग आजाद हो गए, कहते हैं नहीं कहते हैं हम लोग कि आजाद हो गए, इंडिपेंडेंस डे हम उस दिन मनाते हैं। तो वैसे ही जैसे भारत था, वैसे ही टोटल 13 ऐसे कॉलोनीज थे, है ना, ऐसी टोटल 13, वो भी अमेरिकी कॉलोनीज, अमेरिकन कॉलोनीज। इनको वो क्या किया था, ब्रिटेन के हाथ से निकाल लिया, बोला ना भाई ब्रिटेन आप जाइए, है ना। अब देखो ब्रिटेन के अगेंस्ट में इतना लंबा लंबा क्या करोगे भाई, आप 13 उसकी कॉलोनीज को आप अगर आप ले रहे हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या पड़ेगा, इकोनॉमिक भार पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पर इकोनॉमिक वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी भाई, तो देश चलाने के लिए पैसा तो कहीं से चाहिए, है ना, तो कर्जा लेना शुरू करिएगा, ठीक। तो जब आपके पास नहीं है तो कर्जा लेंगे, तो कर्जा ऑलरेडी पहले से ही था इसके पास। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिब्रेज टू अ डेब्ट। अच्छा यहाँ पे एक नया वर्ड भी है ना, आपको दिखा है लिब्रा, ये आपको एक नया वर्ड दिखेगा लिब्रा। ये क्या है, लिब्रा मीन्स होता है ये फ्रेंच, उस समय का फ्रेंच करेंसी थी, राइट, आप लिख सकते हैं फ्रेंच करेंसी, राइट। ये उस समय, है ना, उस समय कितना था, हाँ भाई उस समय के डेट में 1 अरब पहले से ही था,
बोले हाँ, 1 अरब पहले से, और उसके बाद लड़ाई झगड़ा कर लिया, है ना, ब्रिटेन को मार के भगाया, उसके लिए 2 और कर्जा ले लिया। अब भाई पैसा ले लिया, अब इनके पास हो गया टोटल 3 अरब लिब्रे का इनके ऊपर हो गया डेप्ट। बोले बहुत अच्छा, अब डेप्ट कहीं से तो भरोगे ना, उसको तो कहीं ना कहीं से तो क्या करोगे, भरोगे। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर इतना सारा कर्जा लिए भाई तो खर्चा कहाँ करोगे? कहीं खर्चा करोगे लड़ाई में, सेना बना रहे हो वहां खर्चा करोगे? हाँ, अपना तुम अपने अपने राज्य में, है ना, तुम अपने देश में कोई भी मतलब डेवलपमेंट का काम करोगे, वहां भी खर्चा करोगे ही। तुम अपने पर्सनल खर्चा के अपने लिए खर्चा करोगे, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि एक राजा है उसके घर में बस 2-4 नौकरियां अगल बगल कुछ है। भाई सोच के देखिए कि एक राजा है ना, उसके कितने सारे मतलब वो होंगे नौकर चाकर सिपाही सारे मंत्री संतरी सारे लोग होंगे, सबका वो वेतन भी तो देना है, सबकी सैलरी भी तो देनी है, सैलरी देने के लिए कहाँ से लाओगे पैसा? तो ये सारी चीजों पर पैसा खर्चा होता चला गया। अब जैसे जैसे खर्चा होगा, है ना, और खर्च में भी क्या था, एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज, सारे काम को चलाने के लिए तो पैसे की ही जरूरत है। और पैसा फिर भी आप कर्जा लिए जा रहे हो। हाँ, करंट सिचुएशन बात करिए इसकी पाकिस्तान की, लगभग कंगाली के हाल पर खड़ा है, इतना ज्यादा कर्जा ले लिए। तो हम लोग क्या बनाते हैं, बाकायदा हम लोग मीम बनाना शुरू कर मीम बनाते हैं हम लोग कि भाई पाकिस्तान अच्छा, हाथ में कटोरा, ये होती है बात। तो ये लोग लेंगे कितना ही लेंगे यार, कोई भी कहीं से कितना लेगा, एक लेने का अपना लिमिट होता है। इन लोगों को भी ये चीज समझ में आ रहा था कि भाई हमारे पास भी क्या कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, इसको कहीं ना कहीं हमको सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए ये लोग जो मतलब स्टेप ले रहे थे, है ना, उस स्टेप में थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ाया, थोड़ा बहुत कर्ज ले लिया, है ना, ये सारी चीजें चल रही थी। अब ये सारा चीज चल रहा था, बट दिस वाज नॉट, है ना, मोर देन एनफ, दिस वाज नॉट सफिशिएंट। अभी भी ये सफिशिएंट नहीं था, है ना। आप कर्जा कितना भी ले लो, कितना भी ज्यादा कर्जा ले लो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर क्या कहते हैं, जितने का खर्च है उसको मेंटेन करने के बाद फिर आपको कर्ज भी चुकाना है, ये सारी चीजें भी देखनी है। अब राजा को हो गई टेंशन, अब राजा को, अभी राजा बिल्कुल परेशान कि भाई अब अपन करे तो करे क्या, है ना, जाए तो जाए कहाँ, हम आखिर करे तो करे क्या, है ना, जाए तो जाए कहाँ, वही वाली बात हो गई इनके साथ। अच्छा और भी कुछ प्रॉब्लम्स था, और प्रॉब्लम्स ये था कि इस समय में द क्लेसी एंड द नोबेलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। भगवान के नजदीक है, जैसे ही उनके घर में कोई बच्चा हुआ वो भी भगवान के नजदीक है, वो बाय बर्थ हो गया। सोच के देखिए, राजा के घर में कोई भी पैदा हुआ, भाई शाही, बिल्कुल यार, क्या भाई कहेंगे, रॉयल फैमिली से, शाही परिवार से, कहेंगे नहीं कहेंगे, तो वो तो जन्म से ही उसको हो गया ना भाई। तो जो जो अधिकार, जो जो राइट्स किसके थे, फर्स्ट और सेकंड वाले, है ना, इस दोनों स्टेट के थे, वो सारे राइट्स भाई बाई बर्थ तो मिल ही जाएंगे। ऐसा तो माना, उसके बाद तो माना गया कि नहीं भाई इन लोग का जन्म ही इसके लिए हुआ है। बाद में तो ये भी माने जाने लगा वहां पे, नहीं नहीं ये जो कर रहे हैं ये इनके हिसाब से ये यही करना ही है ना। एक मोनोपोली बन गई धीरे धीरे वहां पर, राइट। अच्छा इतना ही नहीं, इस सब के साथ जो राजा वगैरह जो टैक्स वगैरह लिया करते थे वो सब ठीक है, लेकिन सम ऑफ द नॉबल्स, वो लोग भी क्या करते थे, वो लोग भी, इवन द नॉबल, है ना, एक्साइटेड फेडरल ड्यूज फ्रॉम द पीसेंट्स। भाई जो टैक्स वसूला जाता था वो भी जाकर के खींच के लेके चले आए। हाँ भाई क्या है, अपन, है ना, वो अपने यहाँ फिल्म देखते थे हम लोग यहाँ, क्या कहते हैं, हिंदी सिनेमा में अक्सर, हाँ, कभी कभी कॉमेडी सीन्स वगैरह में दिखाया जाता है ऐसे, है ना, राजपाल यादव भाई साहब हमारे चाकू ले आके रख देते हैं, क्या चाकू डाला इसका मतलब पैसा डाल, है ना। तो वो चीज जो होती है ना कि मतलब बड़े को देख करके छोटा, है ना, एक फिल्म बहुत अच्छे से याद नहीं आ रही है मुझे, लेकिन उसमें है क्या कि एक गुंडा रहता है, ठीक है, और उस गुंडे की मतलब वो जो विलेन है हमारा, उस विलेन का काम है कि वो दुकान पर जाकर के वसूली करता है ना, लोग डर से पैसा भी देते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वो गुंडा जाता है और चाकू को क्या करता है, उसके टेबल पे गाड़ देता है ऐसे खड़ा होकर धाड़, है ना। अब दुकानदार डर गया, अब ये देखता है कौन, हमारा राजपाल यादव, बोलता हो भाई साहब अच्छा अच्छा तरीका है। हाँ, उसकी समझ में ये नहीं आता कि डरते क्यों है ना। वैसा ही कुछ हाल यहाँ पर भी था। अब ये लोग देख करके क्या बोलेंगे, चलो भाई अपन भी क्या करेंगे। अब वो राजपाल भाई वो भी चल दिया, वो भी लेकर के गया चाकू और दुकान के टेबल पे मारा धाड़। बोले क्या है, दुकानदार पूछा क्या है, बोला पे टेबल पे चाकू है। बोला इसका मतलब, बोला पैसा निकाल। बोला ये क्या मजाक है।
बोला तो वो तो आया था अभी थोड़ी देर पहले, विलेन आके गया था। बोले वो तो आया था, उसको दिए थे, है ना। बोले तुमको क्यों दे? तो ये जो काम चल रहा है ना यहाँ पर, जो फिल्मों में चलाया, जो दिखाया है ना, ये चीजें बिल्कुल एक्चुअली से वहां पे हो रही थी। बकायदा भाई जो नोबेल्स होते थे वो लोग बकायदा जाके क्या कर लेते थे, जाके वो जो किसान लोग हैं, गरीब किसान लोग, जो अगल बगल जितने पीजेंट लोग हैं, है ना, जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करना था, ये लोग जाके अपने एरिया से कलेक्ट करना शुरू कर दिए। भाई अब किसान का क्या करोगे, कितना ही शोषण कर लोगे यार। ये सारा चीज अब लोग के मन में आएगा कि नहीं यार, यार मेरा तो बहुत ज्यादा। अच्छा इतना ही नहीं, कहा जाता है कि करेला, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना, ये कहावत है हमारे यहाँ। ये चीज यहाँ पर भी थी। अब ये लोग सिर्फ काम, ये लोग ऐसा नहीं था कि सिर्फ टैक्स ही वसूलते थे, बोलते थे बेटा आओ मेरे घर पे काम भी कर दिया करो। यहाँ बकायदा एक स्लेव की तरह peasants were obliged to work as a slave। बिल्कुल अब किसान एकदम दास बना दिए, भाई आ जाओ, है ना। कभी कभी पुराने जमाने में हम लोग सुना करते हैं कि गांव में एक जमींदार साहब हुआ करते थे, है ना, और जमींदार साहब जिनको बुला लेते थे उनको जाना पड़ता था और उनके खेत में जाकर के काम करना पड़ता था। कह सकते हैं एक तरीके से दास व्यवस्था है, कह सकते हैं एक स्लेव सिस्टम है। यही स्लेवरी सिस्टम यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता था। अब जबरदस्ती है भाई, अब यहाँ पर जा पीजेंट को जाना ही पड़ेगा, है ना, और जाकर के वहां उनके खेत में काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा टैक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो टैक्स में देखिए एक्चुअली क्या था कि जो टैक्स था ना, वहां पर जो स्टेट आपको टैक्स लेता था, राइट, उस टैक्स को तो हम लोग कहते थे टाई। टाई क्या था, एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स था, जो डायरेक्ट स्टेट अपने पास ले रहा है उसको हम कहते थे टाई, राइट। ठीक, इसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष कर। आज के डेट में क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो सर डायरेक्ट टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स भी होगा, बोले हाँ इनडायरेक्ट टैक्स भी होगा, आज भी तो है, मतलब अब खत्म हुआ ना। अभी पहले हुआ करता था टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, पहले तो हुआ करता था। तो वही यहाँ पर भी इनडायरेक्ट टैक्स। बोले अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स वो किस चीज पर था? देखो भाई दो चीज पर था, एक सॉल्ट पे और दूसरा टोबैको पर। बोले इन दो चीजों पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया था, डायरेक्ट टैक्स नहीं था, इनडायरेक्टली टैक्स। ठीक, बोले सर और भी कोई टैक्स? बोले हाँ याद करिए वो भगवान के पास वाले, ऊपर वाले, है ना, ऊपर वाले, अब उनको भी देना होता है। अब अपनी कमाई का हम लोग क्या करते थे उस समय में 10%, है ना, हम लोग दिया करते थे। द चर्च टू एक्सपेक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ, है ना। अब देखिए, अब ये जो टाइथ है, राइट, इसका मतलब ही होता है 10%। अगर कोई इंसान 100 रुपया कमा रहा है, कितना, 100 रुपया, तो चलिए जल्दी से हमको निकाल करके बताइए तो ये कितना देगा, कितना टैक्स देगा? 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपया। बोले बहुत बढ़िया, है ना। तो ये 10 रुपये भाई साहब क्या होगा, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो ये 10 रुपये आपको किसको देना पड़ेगा? चर्च को देना पड़ेगा। मतलब भाई चर्च को भी दो, नोबेल लोग भी आके ले जा रहे हैं, वो लोग अपने यहाँ काम भी करा ले रहे हैं, राजा टैक्स पर टैक्स बढ़ाए जा रहा है ना। अब भाई इतना सारा ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। अब इतनी सारी चीजें जब होंगी तो जनता के मन में कुछ ना कुछ तो बैठेगा। चलिए फिर इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। सबसे पहले तो वहां देखिए जीने के लिए क्या क्या मतलब करना पड़ता है, स्ट्रगल, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि फ्रांस में ऐसा क्या था, है ना, कि लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन से बात शुरू करते हैं। देखो 1715 में, है ना, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज अबाउट 23 मिलियन इन 1715। बहुत बढ़िया, 1715 में कितना है भैया? 23 मिलियन, है ना, 23 मिलियन, बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन फिर दोबारा सेंसस हुआ कब? आपके 1789 में। लेकिन जब 1789 में जब सेंसस हुआ, इस समय थे टोटल 28 मिलियन, इस समय कितने हो गए? 28 मिलियन। अब देखिए तो कितना बढ़ गया, 5 मिलियन बढ़ गया, 5 मिलियन बढ़ गया, 5 मिलियन मतलब अब देखिए 5 मिलियन लोग बढ़ा है तो खाना तो बढ़ेगा, खाना भी तो चाहिए, खाना चाहिए नहीं चाहिए? बोले हाँ सर खाना भी चाहिए। अच्छा लोग सिर्फ बढ़ रहा था, दिक्कत ये है ना कि लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, ये हमारा पॉपुलेशन, फूड नहीं बढ़ रहा है, फूड जितना है उतने ही पर अटका हुआ है, यह बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो इसके मतलब जितना ये बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, ये बहुत स्लो बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। जब ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको खाना नहीं मिलेगा। अब
खाना नहीं मिलेगा। अब ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है ना? उस समय में खाने में उस समय का जो खाना था, है ना? कि जो लोग कहते हैं कि ये मेन फूड हमारा, जैसे आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि जो बेसिक फूड होता है वो हमारा राइस है, ब्रेड है, राइट? ये हम लोग कहते हैं दाल-चावल, हमारे यहाँ दाल-रोटी हमारे यहाँ क्या बेसिक है। खाने में कुछ रहे ना रहे, अगर दाल और चावल है तो हम कहते हैं हाँ, अब हुआ खाना, है ना? घरों में मम्मी-पापा या दादा-दादी लोग से अगर हम प पता करेंगे, वो लोग बाहर भी जाते हैं तो अगर उनसे मतलब कहा जाए कि खाने के लिए, तो अच्छा खाना मतलब दाल-चावल या रोटी-सब्जी। हमको एक बार इंसिडेंट याद है, एक बार चंडीगढ़, हाँ, चंडीगढ़ में मेरा एक एग्ज़ाम पड़ा था। मेरे पिताजी के साथ हम गए। तो वहाँ से जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे एग्ज़ाम देने के बाद, तो मेरे पिताजी बोले चलो खाना खा लेते हैं। बोले चलिए खा लेते हैं। हम लोग जा कर के बैठे, बहुत बढ़िया मसाला डोसा वगैरह सारी चीज़ें खा ली, ठीक। फिर आधा घंटा बोला, अरे खाना कब खाओगे? बोले अभी तो थोड़ी देर पहले खाए थे। बोले वो तो नाश्ता था, खाना थोड़ी था, खाना दाल-चावल या दाल-रोटी होता है ना? तो ये चीज़ें हैं। अब चीज़ समझिए, उस समय भी क्या था, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज़ रैपिडली, है ना? चूँकि भैया आपके खाने का जो सामान है वो अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। जब कम हो रहा है ना? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है ना? सामान अगर है, मान लीजिए कि सामान है 1, ठीक है? 1 सामान है, लेने वाले अगर 2 खरीदार हो जाएँ, तो किसको दे दोगे? मान लीजिए कि ए है और यहाँ पर बी है, किसको देंगे? ए को दीजिएगा कि बी को दीजिएगा? हाँ? बोले कि भई दोनों में तो लड़ाई हो जाएगा, अगर आप ए को दे दीजिएगा तो ये कहेगा कि हाँ, इसको ज़्यादा काहे इसको क्यों दिए? भाई इसको काहे दे दिए? हमको काहे नहीं दिए? ये भी तो हो सकता है। बोले हाँ सर। बोला दोनों में कॉम्पिटिशन हुआ, जो ज़्यादा प्राइस दे देगा सामान उसका, यही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा था। ब्रेड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हो रहा है? धीरे-धीरे इसका प्राइस बढ़ रहा है ना? जैसे-जैसे प्राइस बढ़ रहा है, चूँकि भई अब क्या है, ब्रेड वाज़ द स्टेपल दैट ऑफ द मेजॉरिटी। सारे लोग भाई मेजॉरिटी लोग खाते ही थे, अब खाएँगे, अब देख जैसे-जैसे सामान घटेगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और होने लगा। अब ये जो चीज़ आपको बताया ना कि सामान 1 है और लेने वाले 2, ये तो नॉर्मल हो गया। ये हो गया बिल्कुल नॉर्मल, है ना? इसमें कहीं से भी आपको मतलब ये नहीं करना, ये पहला रीज़न हो गया। इस चीज़ को देख कर के आपको नहीं लगता कि कुछ लोग का ग्रुप एक ऐसा हो गया, है ना? जो सामान को ही रोक दे। मान लीजिए ब्रेड था, है ना? उस समय ब्रेड था, ब्रेड के सप्लाई को ही रोक दे। बोले भाई रुक जा, भाई ब्रेड है खत्म हो गया, है ना? इसके पास है, बहुत सारा पड़ा हुआ है, इसके पास लगभग 1000 केजी इतना पड़ा हुआ है। 1000 केजी के आसपास का ब्रेड जो है ना, वो इसके पास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि भाई है ही नहीं, मेरे मेरे खत्म हो गया। नहीं, नहीं सर, तो ब्रेड कहाँ सर? ब्रेड कब खाए थे याद ही नहीं है। बोले हैं? अच्छा, क्यों छुपा देता था? बोले ऐसा भी तो हो सकता है, अगर छुपा देंगे मार्केट से ब्रेड खत्म। हाँ, अब यहाँ दाम बढ़ेगा ना, जैसे-जैसे सामान घटेगा वैसे-वैसे दाम बढ़ेगा। तो जब दाम बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। अब इसमें से थोड़ा-थोड़ा निकाल करके बेचना शुरू कर देगा। 50 किलो लेके आ, भाई साहब हम तो बस 50 केजी लेकर के आए हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं हमारे पास तो बस। और खरीदने वाले बतेरे पड़े यहाँ से वहाँ तक पूरा, सब कोई टूट पड़े, भाई हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। है ना? ये भाई साहब ये लगा ब ये बंदा जो है ना यहाँ पर जो ये लेकर के गया था, है ना? ये जो ये रखा हुआ था, ये दिमाग वाला निकला, बोला कि भाई मेरे ब्रेड की प्राइस आज से इतनी, लेना हो लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। मजबूरी में लोग क्या करेगा? लेगा ही। ये भी एक क्राइसिस, ये भी एक फूड क्राइसिस वहाँ पर देखने के लिए मिला। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी थी क्या? कि वहाँ के जो लोग थे, है ना? वहाँ की जो सोसाइटी थी, जो लोग थे, उसमें से मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज़ लेबरर्स एंड द ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय में जो जैसे मान लो एक आदमी है ना? उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आज के डेट में तो फिक्स सैलरी है कि भाई आप इतना सैलरी मिनिमम आप देंगे, है ना? गवर्नमेंट भी अब क्या कर रही है? मिनिमम वेजेस बना रही है। भाई ये इतना मिनिमम वेजेस है, इसके नीचे आप क्या नहीं कर सकते, इससे कम आप रुपया नहीं दे सकते हैं किसी को भी, है ना? तो मान लीजिए किसी से काम करा लिया, उसको पकड़ा दीजिए, ले भाई 100-50 रुपए पकड़ा दो और काम उसका जो मिनिमम बनता है वो कम से कम 300 बनता है। तो ये हो गया इलीगल। हमारे यहाँ भी इलीगल है ना? पहले ये चीज़ फ्रांस में बिल्कुल धड़ल्ले से चला करती थी। है ना? अब भाई मालिक है, मान लीजिए कि अब कोई आदमी है, उसके यहाँ 10 आदमी आए काम करने, वो देखा कि अच्छा ₹1000 चलो ₹100 दे देंगे, ठीक है हटो। एक दिन 8 आदमी आ गया, है ना? जिस दिन 8 आदमी आ गया बोला अच्छा ठीक है चलो 120 देते हैं, फिर भी कुछ पैसा बच जाएगा।
मतलब ये हिसाब किताब उन लोग का रहता था कि हमको क्या करना है, अपना प्रॉफिट होना चाहिए। आप मेहनत क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने हिसाब से तय करेंगे कि हाँ भाई इतना में इतना 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 होना चाहिए, है ना। आप जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से जो क्या कहते हैं, एक जो वेज जो एक स्टैंडर्ड एक सैलरी होती है वो भी सैलरी नहीं देते। अब ये सारा चीज जब प्रॉब्लम होगा, है ना, जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी, इसका एक हमको सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। क्या चीज? द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच ट्विंडेड। ठीक है, ये वाइंड होना शुरू हो जाएगा। कैसे बढ़ेगा देखो, ये समझेंगे। ये आदमी है ना, इसके यहाँ डेली 20 आदमी काम कर रहे हैं, मान के चलते हैं। कितने काम कर रहे हैं? 20। बोले ठीक है, 20 आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सैलरी जो स्टैंडर्ड सैलरी है इन 20 लोगों की, है ना, मान लीजिए कि वो है, आपको मान के चलते हैं 20,000, 1,000 पर मैन के हिसाब से मान के चलते, तो 1,000 एक आदमी का बना। लेकिन ये भाई साहब ये क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं हम 800 रुपया एक आदमी को देंगे। कितना देंगे? 800। अब 800 देवे करेंगे, पहले 1,000 दिया करते थे, अब 800 रुपए देंगे पर आदमी। कितना बचा लेंगे? 200 रुपया बचा लेंगे। अब ये पैसा तो इनके खाते में आया ना, हाँ, ये पैसा इनके खाते में आया, लेकिन ये पैसा ये जो 20 आदमी थे इसके खाते में तो नहीं आया। ये तो डिफरेंस हो गया ना। फिर अगले दिन फिर वैसा ही होगा, फिर वैसा ही होगा। हाँ, सोचो इतना 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 पैसा करते 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 इसके इस भले इस क्या कहते हैं, इस इंसान के पास कितना सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, ये अमीर बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, और ये बेचारा गरीब, गरीब का गरीब, है ना, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो चीज होने लगा ना, ये सबसे बुरी चीज हुई फ्रांस के लिए। ये हुआ, है ना, ये चीज जो है ये बहुत बुरी चीज हुई फ्रांस के लिए। कभी भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे धीरे धीरे एक इम्पैक्ट क्या आने लगा कि दिस लेड टू, है ना, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। धीरे धीरे वहां पर अब लोग की लाइफ पर ही क्या होने लगा भाई, आपको सही खाना पीना जब नहीं मिलेगा, ये सब सही दाम नहीं मिलेगा, सही आप सर्वाइवल नहीं कर पाइएगा, है ना, तो बार बार आपको बहुत सारा कुपोषण होने लगेगा। बीमारियां जब होंगी, है ना, जब विटामिन और इन सारी चीजों की कमी होगी, क्या होगा? बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें भी हो रही है। धीरे धीरे लोग के लाइफ के ऊपर क्या हो रहा है, अब वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो रहा है। अब लोग धीरे धीरे, लोग भी बहुत उसी तरीके से हिसाब किताब वाले, है ना, बोलते थे भाई साहब हम तो क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अति हो गया, है ना। अच्छा, इसी बीच एक और बढ़िया घटना हुई, बहुत शानदार। क्या हुआ? अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, है ना, एनविजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। इस समय में एक मिडिल क्लास आया। आज के डेट में हम लोग नॉर्मली हम लोग कहते हैं, है ना, कभी अपने पापा से कभी अपने मम्मी पापा, है ना, घर परिवार में बैठ करके पूछेंगे अच्छा हम लोग किस क्लास की फैमिली से आते हैं, 5 में से 4 आंसर आपको मिल जाएगा मिडिल क्लास, है ना। ये मिडिल क्लास का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फ्रांस में इस समय में देखने के लिए मिला। हुआ ऐसा कि देखो, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो रहा था, गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो रहा था, लेकिन उसी गरीब में कुछ ऐसे भी लोग थे, है ना, जो धीरे धीरे कोशिश करते 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 कहाँ आ गए थे? ये अमीर के, मतलब अमीर और गरीब के बीच में आ गए थे। अब ऐसा जब एक ग्रुप बना तो इसका क्या था, थोड़ा सा खूबी क्या था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। चलिए, द 18th century witnessed sorry the 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class। इसी समय में जो एक क्या हुआ, दोनों के बीच का एक क्या कहते हैं, जिसमें अपर क्लास के भी लोग रहे होंगे, जिसमें लोअर क्लास के भी लोग रहे होंगे, उसके बीच का एक हमको क्लास मिला, मिडिल क्लास। बोले बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सर करते क्या थे भाई? आखिर भाई अमीर बन गए, है ना, पहले गरीब रहे होंगे, अमीर बने होंगे, तभी तो मिडिल में आए होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कोई रिच रहा होगा, बाद में धीरे 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 गरीब होने लगा, मिडिल क्लास में आ गया, ये भी हो सकता है। हालांकि इसकी इसकी क्या कहते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम रहती थी। ठीक, नॉर्मली लोग तो वही होता है कि मेहनत करके क्या करते हैं, खुद के दम पे कमाते हैं। हम लोग भी नॉर्मली देखते हैं, अपने अपने दम पे कमाएंगे, खाएंगे, है कि नहीं जी, अपने अपना भी नाम आगे करेंगे और अपने घर वालों का भी नाम क्या करेंगे, ऊंचा करेंगे। ये सारी चीजें हैं, और इसके लिए हमको कहाँ जाना है भाई? एमयू और जामिया में, राइट। उसकी प्रिपरेशन के लिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। कभी कभी बात करते करते हम लोग क्या करते हैं, हाँ, एक बार याद कर लेना चाहिए अपना गोल, है ना, कि अपना गोल याद रहे कि हाँ भाई अब कहाँ जाना है। एक बार चलिए कहानी पर एक बार फिर से वापस आते। ये लोग करते क्या थे, है ना, अर्न देयर वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड,
बस 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 सबसे बड़ा रीजन तो यही मिल गया हमको, है ना। ये भाई साहब जो ट्रेड करेगा, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले गया, लेकर आएगा, लेकर जाएगा। सोच के देखिए, वास्को डी गामा जिस समय भारत आया था, 1 रुपए का सामान यहाँ से लेके गया था, उसको 60 रुपए में ले आकर के बेच दिया था। 60 टाइम्स प्रॉफिट। वास्को डी गामा भारत से सामान लेकर के गया, अब सोचो उसको कितना प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स की ट्रेड में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है ना। उस समय भी ऐसा ही कहानी था। और एक चीज और था क्या, कि उस समय में, है ना, and from the manufacturers of good such as woolen and silk textiles। ये बहुत बढ़िया चीज थी, है ना, कि उनके प्रोडक्शन में जो रेशम का कपड़ा होता है, ऊनी कपड़ा सब जो होता है, इन सारी चीजों का क्या किया, इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाया। और बढ़ाने के बाद भाई इन्होंने क्या किया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसका क्या करने लगे, व्यापार करने, बनाते भी थे और ले जाकर के बेचते भी थे। फैक्ट्री भी अपनी और बिक्री भी अपनी, है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट अपना। तो ऐसे में क्या होने लगा, इनका धीरे धीरे बढ़ने लगा। अच्छा, अब ये जब धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना, जब डेवलपमेंट की तरफ जब जब इनके पास पैसा आना शुरू होगा, राइट, तो ये सारा चीज कब होगा, जब इंसान, इसके बाद क्या होता है, जब आप एक स्टेबल हो जाते हो इकोनॉमिक कंडीशन में, जब आप स्टेबल हो जाते हो तो फिर आप दूसरा कुछ करने का सोचते हो, है ना। ये जो आपका स्टेट था, सॉरी, ये जो आपका क्लास था, ये धीरे धीरे क्या करने लगा, पढ़ाई करना शुरू कर दिया, है ना। हम कहेंगे कि दिस स्टेट वाज एजुकेटेड, पढ़ा लिखा इंसान था, तभी तो दिमाग लगा के सारा व्यापार कर रहा है कि नहीं। तो ये चीजें तो समझ में आ रही है। एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। और ये इसने कॉन्सेप्ट क्या डाल दिया कि भाई 3 स्टेट याद कीजिए, 2 स्टेट नहीं, 3 स्टेट्स ऑफ फ्रांस, है ना। हाँ हाँ, नहीं तो 2 स्टेट में घुस जाते हैं आप लोग। चलिए वापस आइए पढ़ाई पर, कहाँ बात कर रहे हैं, 3 स्टेट, कौन कौन से, फर्स्ट स्टेट क्लासी, सेकंड स्टेट नोवेल्टी, और रेस्ट में, थर्ड में रेस्ट ऑल। हाँ भाई, उसी की बात कर रहे हैं। उसमें बताए थे कि कुछ लोग को मिला हुआ था बाय बर्थ राइट, और ये मिडिल क्लास बोला कि भाई ऐसे कैसे, गड़बड़ रे बाबा, है ना, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये कौन सोचा, ये भाई जो मिडिल क्लास आया है इसलिए सोचा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन हो रहा है, ये मिडिल क्लास वाले लोग किस स्टेट से बिलोंग करते होंगे, जरा सोच करके बताइए, राइट। क्लास के एंड में हम आपसे इस सवाल को फिर वापस से लिया जाएगा। चलिए, हाँ, इसलिए तो कह दिया भाई कि कोई भी बाय बर्थ आपको राइट नहीं मिलेगा, है ना, नहीं होना चाहिए। बोले हाँ। अच्छा, ये सारी बात लिखी कहाँ गई, कैसे पता चला, तो इसमें एक एक्चुअली जॉन लॉक थे, है ना, जॉन लॉक, इन्होंने एक बुक लिख दी। क्या लिखा, तो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सम ऑफ द टाइम पूछ लिया जाता है ना, कि ये किनकी बुक है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो ये जो बुक दिया गया, इस बुक में कहा गया कि भाई साहब देखो, रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द किंग। इसमें सीधे सीधे कहा गया कि देखो भाई, ये जो आप दे रखे हो ना, जो सर पे चढ़ा रखे हो, है ना, कि ये देवता और ये देवता के नजदीक, बोले ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, है ना। सबसे पहले इसमें, इसी बुक में क्या किया गया, फ्रांस के इस चीज का क्या किया गया, ऑपोजिशन किया गया। बोला गया कि नहीं भाई, ये गलत चीज है और जो आप कर रहे हो इसको रोक दो। पहले तो ये होगी, ठीक। फिर इसके बाद एक बुक और लिखी गई, किसके द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, है ना। अब ये मॉन्टेस्क्यू भाई साहब, ये भी एक और बुक लिख करके लाए, ये बुक लिखे और तुरंत खड़ाक से एक और बुक लिख करके ये भी आ गए, है ना। इनके बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक। अच्छा, इस किताब में क्या था, इस किताब में ये बोले थे, है ना, हमारे कौन, द मॉन्टेस्क्यू, कि देखो भाई, द स्पिरिट ऑफ लॉज में, कि देखो भाई, लॉ को लॉ के हिसाब से होना चाहिए। बोले मतलब सर समझ नहीं आया। बोले देखो, हम समझाते हैं, है ना। मॉन्टेस्क्यू साहब बोले कि भाई साहब, हमारा जो फ्रांस है ना, इसमें क्या करना चाहिए, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर में, राइट, इन दिस बुक ही प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशरी। बोला कि तीनों को अलग करो, लेजिस्लेटिव को अलग करो, है ना, जुडिशरी को अलग करो, और इसके बाद किसको करो, एक्सिक्यूटिव एजेंसी को अलग करो। इन तीनों का क्या करो, अलग अलग क्या करो, तीनों को अलग अलग करो। ऐसा नहीं कि तीनों एक ही आदमी के हाथ में उठा के दे दिया, हाँ नहीं तो, है ना। अच्छा, ये चीज ना आपको भी सुनने में अच्छा लग रहा है ना, कि हाँ यार, इतने सारे लोग परेशान थे, दास बन गए थे, है ना। वो लोग थर्ड स्टेट ही सिर्फ टैक्स देता था, राइट।
कहीं ना कहीं आपको भी सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, हाँ यार ये बढ़िया, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है नहीं कि भाई पावर डिवीजन होगा तो लोग की लाइफ क्या हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें इसी समय में क्या हुआ था कि एक द अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट was an important example of political theory of France। यहाँ से एक बहुत बढ़िया चीज निकल के आई। कहाँ, हमारे ऊपर वाले याद है, ये बताया था कि भाई ऊपर वाला जो ये क्या किए थे, आप लोग गवर्नमेंट का क्या करो, 3 पार्ट में बांट दो, है ना। ये 3 पार्ट में बांटने की बात की गई। फिर उसके बाद तुरंत क्या हो रहा था, उसी समय अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कर किया जा रहा था, मतलब बना। तो उसको भी देख करके उसका एग्जाम्पल लिया लो कि बोला भाई देखो वो बढ़िया नहीं, वहां से उठाओ, राइट, क्या करो वहां से कुछ नियम को उठाओ, वो बढ़िया है ना। उसमें भाई उसमें आदमी को बकायदा इंडिविजुअल राइट मिल जाता है, कम से कम वो आदमी कहीं पर रह सकता है ना। ये जो चीज है कि कभी भी दास की तरह उठा के ले आते हो, चलो भाई आज खेती कर दो, आज मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, कम से कम वो चीज नहीं है, लोग को अच्छा लगा, है ना। अच्छा, ये सारा चीज ना, अब ये जो तो बुक है, अब देखो पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पाएंगे, सारे लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे जी। बोले हाँ सर, बात तो सही है। बोले इस चीज को ना भैया लोगों ने सोचा कि पूरा फैला दो, है ना, जितनी पब्लिक है सब पब्लिक में फैला दो। बोले क्यों? बोले जब पब्लिक के बीच फैल जाएगा ना तो तब पब्लिक जागेगी, है ना, लोग को पता चलेगा कि राजा ऐसा कर रहा है हमारा, अच्छा जी हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो ये लोग क्या कर दिए, जितनी चाहिए सारा जितना जो थ्योरी जो दिया गया, है ना, कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, लेजिस्लेटिव को एक्सिक्यूटिव को और आपके जुडिशरी को, इस तीनों को क्या करना चाहिए, अलग अलग सेपरेट करके और तब इसका वो करना चाहिए, है ना। और इसके बाद इसके ऊपर इससे पहले जो बताया गया था आपको याद कीजिए, उसमें क्या बताया गया था, बोला कि नहीं भाई ये किसी भी तरह का जो राइट बाय बर्थ जो दिया जाता है उस चीज को रोक लगाना है, उस चीज पर रोकना है ना। तो ये सारी बातें नॉर्मल पब्लिक के लिए, अब नॉर्मल पब्लिक को कैसे सुनाई जाए। अच्छा, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे यहाँ ना, आप लोग भी नॉर्मली नोट करते होंगे, हमारे यहाँ चाय का जो दुकान होता है, चाय का दुकान, है ना, सबसे ज्यादा ज्ञान अगर कहीं मिलता है तो चाय के दुकान पर, है ना। अगर आप बैठ जाइए चुपचाप शांति से बैठ जाइए, करना कुछ नहीं है, वहां पर जाइए शांति से बैठ जाइए, 4 लोग जब चाय पी रहे हो ना, किसी भी टॉपिक पर बोल करके आपको सिर्फ चुप हो जाना है, किसी भी एक टॉपिक पे, फिर उसके बाद देखिए आपको ज्ञान कैसे मिलता है ना। एक चीज है, वो जो चाय की टपरी है ना, वो जो चाय का दुकान है ना, वहां से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन जाता है। पता है फ्रांस में लोग क्या किया, वैसे ही जगह पर जाकर के देखे जहां पब्लिक है, वही पब्लिक के सामने बैठ गए और खूब जोर जोर से लगे किताब पढ़ने। अभी सारी पब्लिक तो थोड़ी पढ़ सकती है ना, सब कोई तो पढ़ा लिखा है नहीं। तो जो पढ़ा लिखा है वो लोग गए, वो पढ़ करके जोर जोर से बोल के सुनाते थे, ले भाई तू भी सुन, तू भी सुन, तू भी सुन, है ना, सबको सुनाते थे, सबको सुनाएंगे। राजा का ना हिसाब किताब बराबर करेंगे, ये हिसाब किताब था, है ना। ये लोग अब सोच लिए थे, बस झुकेगा नहीं। तो ये सारी बातों को अब वो लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे हर एक जगह सैलून में, अब चीज समझ करके देखिए, सैलून में, कॉफी हाउस में, सारे सारे जगह लोगों को फैलाना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर में भी डालना शुरू कर दिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लोग भी बार बार पढ़े, बार बार पढ़े, बार बार किस चीज को करोगे तो दिमाग में बात आएगी। बोले हाँ, अब लोग भी क्या करना शुरू कर दिए, सोचना शुरू कर दिया। अच्छा, इस समय ये चीज चल ही रहा था तभी, है ना, कहा जाता है कि चलिए ठीक है, बाद में हम बताते हैं, याद आता है तो इसी समय में क्या हुआ था कि ये जो हमारा राजा था बने थे 20 साल के, लुईस 16, है ना। लुईस 16 साहब बोले कि अच्छा भाई अब तो भाई हमारे पास पैसा वैसा कमी है ना, तो टैक्स बढ़ाना चाहिए। तो ये भाई साहब ने क्या कर लिया कि लुईस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, और बोला कि नहीं भाई अब तो टैक्स बढ़ाना चाहिए, है ना। और टैक्स लेकिन जैसे ही बढ़ाने की बात इनके मुंह से निकली, भाई बवाल हो गया, पब्लिक पगला गई, है ना। दिस जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम। लोग बोला इधर ही सिस्टम, अपन सिस्टम हिला के रखेंगे, है ना। ये सिस्टम वाली जो बात है ये फ्रांस में उस समय चल चुकी थी। सोच के देखिए, हाँ आज अगर होता हमारे पास, उस समय के रेट में अगर होता ये सिस्टम, काफी फैल जाता। नहीं जी, आज तो यहाँ पर किया कच्चा बादाम, कल वहां फैल जाता है, ये सारी चीजें होती है। चलिए थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। अच्छा, जब ये भाई साहब क्या करेंगे, जब टैक्स बढ़ाने की बात करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि भाई सुबह नींद खुली, हाँ भाई आज से टैक्स बढ़ा दिया, ऐसा होता है कभी? बोले नहीं सर, कभी नहीं होता। क्या होता है? बोले टैक्स बिठाने के लिए ना लोगों से पूछना पड़ता है ना, अपने मिनिस्टर्स को कम से कम इंक्लूड करना पड़ता है, सब सारे लोगों का क्या लिया आता है,
सलाह मशवरा लिया जाता है कि कैसे कैसे काम करना है। ये सारी बातों पर डिस्कस होने के बाद ही टैक्स को क्या किया जाता है, इंक्रीज करके तब उसको लॉन्च कर देंगे। हाँ भाई, आज के बाद से हम इतना लेंगे, सारा प्रोसेस होने के बाद। बोले हाँ, ऐसा ही प्रोसेस वहां भी हो रहा था, फ्रांस में भी चल रहा था। एक्चुअली हो क्या रहा था, जो फ्रांस के राजा लोग हुआ करते थे ना, वो सम ऑफ द टाइम्स अपने मतलब कैसे हम अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कैसे हम डेवलपमेंट का काम करें, कैसे तरक्की का काम करें, इस चीज को डिस्कस करने के लिए, रुपए पैसे से संबंधित अगर कोई मामला हो गया तो इन सारी चीजों से संबंधित अगर रिलेटेड कोई चीज हो जाती है ना, तो उसको लोग क्या करते थे, सबको एक साथ बुलाते थे, बैठाते थे और बोले कि भाई आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, हम लोग सारे लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। बोले हाँ। तो ये ऐसी जो बैठक होती है, ये वाला जो मीटिंग होता है, इसको कहता है जनरल असेंबली उस समय में। अब जनरल में असेंबली की मीटिंग बुलाई जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लास्ट असेंबली जो बुलाई गई थी वो आपको 1614 में बुलाई गई थी। इसके बाद से कोई असेंबली नहीं बुलाई गई, है ना। तो ये राजा भाई साहब इधर बैठे थे, यार क्या करे क्या करे, है ना। इनको भी कोई दे दिया होगा इतिहास की, सर थोड़ा पढ़िए मजा आएगा, है ना, कुछ सीख लीजिएगा। भाई साहब जैसे पेज पलटे होंगे, है ना, 1614 पे गए, बोले और मिल गया सॉल्यूशन। बोले कैसे? बोले जनरल असेंबली को बुला लेते हैं ना, सॉल्यूशन मिल गया, बहुत बढ़िया। बोले हाँ। अब ये भाई साहब 1789 में ही क्या करते हैं, ये जनरल असेंबली को बकायदा बुला लेते हैं। अच्छा, जनरल असेंबली में कौन कौन आते हैं थोड़ा ये जानते हैं। तो देखो, जनरल असेंबली में ना तीनों स्टेट को बुलाया जाता है, फर्स्ट स्टेट को भी, सेकंड स्टेट को भी और थर्ड स्टेट को भी, है ना। सिर्फ बुलाया जाता है ताकि ऐसा ना लगे कि कोई भी चीज हम छुपा उपा के किए, है ना। करेंगे तो अपने मन का ही, लेकिन आपके सामने करेंगे ताकि आप ये नहीं बोल पाइए कि हम आपके पीछे किए हैं। ये समझ रहे हो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। राजा जी पता चलेगा अभी। हाँ, अब ये भाई साहब बुलाए। अच्छा, बुलाने के बाद उस मीटिंग में जब फर्स्ट स्टेट, थर्ड स्टेट और सेकंड स्टेट, जब तीनों स्टेट आते थे तो कितने लोग आए इसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड से कुल मिलाकर के 300 आपके एग्जीक्यूटिव वहां से देखने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने के लिए मिले। कितने? 300 रिप्रेजेंटेटिव, है ना, फर्स्ट से भी और फर्स्ट सेकंड से भी आपको 300 रिप्रेजेंटेटिव। बोले बहुत बढ़िया। थर्ड स्टेट से, बोले उससे टोटल मिला करके ये जितनी इनकी संख्या थी उतने लोग आए थे, 600 लोग टोटल, है ना। जितना पहला दूसरा मिला दो उतने लोग। और थर्ड स्टेट तो क्योंकि भरा पड़ा था, अब भरे पड़े हो तो किससे शिकायत करोगे? राजा से ही करोगे, है ना। तो लोग जा रहे हैं, मौका है तो चलो हम भी चले आते हैं। अच्छा, जो लोग नहीं जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे लोग पहुंच जाएं असेंबली में, जो लोग नहीं जा सकते वो लोग बकायदा लेटर लिख के लाए थे, है ना। ऐसे 40,000 लेटर्स थे, ऐसे लेटर्स टोटल 40,000 थे, जिसमें कहा गया कि भाई साहब राजा जी थोड़ा हिसाब किताब में, है ना, थोड़ा सा टैक्स है, थोड़ा सा मजबूरी है, ऐसा ऐसा बहुत सारा लेटर्स लेकर के आया गया। अच्छा, जनरल असेंबली की एक और खूबी थी कि जो भी फैसला लिया जाता था, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, है ना, कहा जाता था कि वी आर डेमोक्रेटिक, नहीं हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लेंगे, सारे लोग वोट करो जी, जिसके पक्ष में आ गया वही दे देगा। अब सवाल ये है कि ये जो वोटिंग का जो सिस्टम था ना, ये वोटिंग का राइट सबको नहीं था भाई। वोटिंग का राइट तो उसी को मिलेगा, राजा जो चाहता है वही करेगा। और ये चीज कौन कौन चाहेगा कि राजा बना रहे? बेसिकली जिसको फायदा है सोसाइटी में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट। तो वोट का भी राइट किसको था? सिर्फ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट को बाबा जी का, है ना। ये चीज था इनके साथ। अब भाई साहब ये चीज जब हो गई, जब ये बात हुआ, है ना, तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, नहीं नहीं रुको, इस बार नहीं, इस बार नहीं, है ना, इस बार नहीं छोड़ेंगे। ठीक है पुष्पा। तो ये भाई साहब ये क्या बोलेगी रे भाई, एक काम करो, सारे ये पूरा असेंबली खड़ा हो गया, बोलेंगे नहीं भाई अपन तो लेके रहेंगे, है ना, साडा हक एथे रख। राजा बोला ना भाई, साडा हक एथे ना रख, है ना। राजा ने सीधे सीधे रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज बाय द किंग, है ना। अब जब रिफ्यूज हो गया है, जब राजा ही रिफ्यूज कर दिया है, तो क्या लगता है दोबारा वो चीज होगा? जब राजा ही रिफ्यूज कर दे, क्या लगता है फिर दोबारा वो चीज आएगी? बोले नहीं, रिफ्यूज हुआ तो रिफ्यूज हुआ। अच्छा, इधर रिफ्यूज चल ही रहा था, है ना, अभी इधर वो चल रहा था, रिफ्यूजल का सिस्टम हुआ। इसके कुछ ही समय के बाद, है ना, सारे लोग इस वर्सेल के फील्ड में, राइट, सारे लोग इकट्ठा हुए और इस फील्ड में इकट्ठा होने के बाद खुद को ही बना दिया नेशनल असेंबली। जा राजा, है ना, तेरी जरूरत नहीं है, अब अपनी इधर अपना ही है, अपना ही संसार है ना। वो क्या है कि अपनी असेंबली हो गई, जैसे हमारे यहाँ संसद भवन है ना, सारे सांसद लोग हैं। ये जो कहते हैं संसद भवन, संसद व्यवस्था जो है, ये हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग कहा कि हमारे यहाँ नेशनल असेंबली। तो ये लोग
जो लोग इकट्ठा हुए बोले आज से हम ही सरकार, हम ही राजा, हम ही प्रजा, मतलब चलाएंगे भी हम ही, शासन भी हम करेंगे, अपने ऊपर करेंगे, अपने लिए करेंगे और खुद से ही करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिपब्लिक। याद आया? बोले हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। सारे लोग इकट्ठा होकर के बोले आज के बाद से तो अपन क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो इतना सारा लोग है ना, इतने सारे लोग को इकट्ठा करने के लिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमको नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है भाई कि सारे लोग तो एक जगह चलेंगे नहीं भाई, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। बोले हाँ, तो ऐसे हाल में क्या करना पड़ेगा? बोले कोई ना कोई तो होगा जिसको लीड करना पड़ेगा। सारे लोगों ने क्या कहा? हाँ भाई, तो सारे लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर बोले कि भाई कोई तो है, मतलब कोई तो होना चाहिए जो हमको लीड कर दे। तो वैसे कंडीशन में दो लोग सामने निकल करके आए। कौन कौन निकल करके आए? एक फर्स्ट स्टेट से निकल करके आए हमारे मीरा व्यू। ये हमारे फर्स्ट स्टेट वाले बोले कि देखो भाई, मेरी बात तो भाई वो लोग सुनेंगे, है ना। थर्ड स्टेट वाले की बात क्यों फर्स्ट वाला कोई सुनेगा? थर्ड स्टेट वाले की बात अगर कोई फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट वाला जाकर के बोलेगा तब तो वो लोग रिस्पॉन्स भी लेंगे, है कि नहीं भाई। अधिकारी लेवल की कोई बात होगी नहीं, हम जिनको कहते हैं कि हाँ वो क्या है, वो ऊपर थे, भगवान से नजदीक थे इसलिए वो ऊपर थे। अगर इस परसेप्शन को भी लिया जाए तो भी ये लोग फायदेमंद हुए। क्या अब इनकी बात तो फर्स्ट स्टेट वाला कोई बोलेगा तो फर्स्ट स्टेट वाला सुनेगा भी, तो तब तो उसके दर्द की बात जाएगी, मतलब यहाँ की बात वहां तक पहुंच पाएगी। बोले हाँ, इसलिए बनाया गया मीरा बी को। ये भाई साहब भी आ गए और सेकंड स्टेट से भी आए। कौन? एब्रेसियस। एब्रेसियस हमारे सेकंड स्टेट। सोच के देखिए, रिवॉल्यूशन किस स्टेट का था? थर्ड का। लीड कौन कर रहा है? फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट। इतना खूबसूरत, कितना खूबसूरत नजारा होगा, सोच करके देखिए। बात हो थर्ड स्टेट की, लड़ने वाले उसके लिए उसके लीडर कौन? फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट, सेकंड स्टेट। और किसके अगेंस्ट में खड़े हैं? राजा के ही अगेंस्ट में खड़े हैं, फर्स्ट स्टेट के ही अगेंस्ट में खड़े हैं, सेकंड स्टेट के ही अगेंस्ट में खड़े। ये बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर देखने के लिए मिली, राइट। अच्छा, उस समय में क्या था ना कि उस समय में जिस समय ये सारी बातें चल रही थी, राजा टैक्स वगैरह भी बढ़ाने वाला था, वैसे ही कहा जाता है ना कि सर मुड़ाते ओले पड़े, है ना। मतलब मुसीबत एक साथ नहीं आती, लगातार आना शुरू हो जाती है। इसी समय में क्या हो गया, धीरे धीरे कहीं पर देखो, चूंकि यूरोप का मौसम ना नॉर्मली काफी ज्यादा ठंडा रहता है और उस समय और ज्यादा ठंडी पड़ने लगी। अब जितना ठंडा पड़ेगा भाई, बेसिकली प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम होना शुरू होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो फिर वही है, स्कार्सिटी हो जाएगा, लैक ऑफ फूड हो जाएगा। लैक ऑफ फूड जब होगा तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू होगा। तो यही सारी चीजें होनी शुरू हो गई। अब जैसे ही ये सारा चीज हुआ, लोग मार्केट ट्रेडर्स, याद कीजिए, ट्रेडर्स जैसे ही देखा कि ओ हो भाई साहब, मौका है ना, चलो फिर इकट्ठा कर लेते हैं। ये लोग भी कहाँ कर लिए, इकट्ठा करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे बेचेंगे इसको हाई प्राइस पर। ये सारी बातें भी होना शुरू हो गई, है ना। सारे लोग क्या कर दिए, सारे लोग अपने अपने सप्लाई को रोक करके रख दिए, अपना स्टोरेज कर लिए। अब जनता पूरी तरीके से भड़क गई। अब रोक के दिखाओ, है ना। अब नहीं रोक पाओगे तुम, हमारा जीना मुश्किल कर दिए, तुम मेरा खाना भी मुश्किल कर दिए यार। अब कितना होगा? बोले अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, है ना। अब चलो जी सिपाहियों, आक्रमण, है ना। तो आक्रमण कर दिया गया। कहाँ आक्रमण किया गया? बस वही अपने बेस्टिल के, कहां पर? फोर्ट पर। याद आया? बेस्टिल फोर्ट कमांडर मारा गया। बोले अरे पापा सर, इसके पीछे की इतनी बड़ी कहानी है ना, ये कितनी बड़ी क्या थी, कहानी थी। कुछ कुछ समझ में आया? बोले हाँ सर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कुछ तो समझ में आ रहा है। बोले क्या क्या हुआ था, एक बार रिवाइज करा दो। बोले सर, एक राजा था जिसकी शादी हुई थी, लुइस 14, है ना। तो उस जिस समय उनकी शादी हुई, ऑस्ट्रिया की वो प्रिंसेस थी। उसके बाद क्या हो गया? बोले उसके बाद वो राजा खुश था, लेकिन कुछ समय के बाद जब अपना ट्रेजर देखा, है ना, गया ट्रेजरी खोलने तो पता चला कि ले भाई वो तो खाली पड़ा है। अब खाली पड़ा है तो क्या करेगा? टैक्स लगाएगा। जब टैक्स लगाने की बात कर दी है तो लोग को पता चलना शुरू हो गया। लोग रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिए, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। नहीं, असेंबली की मांग होने लगी कि नहीं, अब तो यार रिपब्लिक बनना ही चाहिए। ये सारी बात तो होनी शुरू हो गई। अब जब ये सारी बात होनी शुरू हुई, इसी बीच क्या हो गया, मौसम भी ऊपर से क्या हो गया, और ज्यादा बेरहम हो गया। सर्दी इतनी ज्यादा हो गई कि ले भाई खाना भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर के राजा का हिसाब किताब बराबर ही होने वाला था, है ना। अब कैसे बराबर होता है थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, इसी बीच एक इंपॉर्टेंट
बुक आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये बुक लिखी गई है, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, FACSK, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, राइट, कि हु रोट द बुक, क्या, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, राइट, तो आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए फिर अब आगे देखते हैं अब क्या क्या रिजल्ट हुआ। ये तो था हमारा आउटब्रेक, और इसके बाद फिर अब हम देखेंगे कैसे क्या रिजल्ट निकला। अच्छा, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, नहीं पहले बताए थे आपको पहली क्लास में भी कि इतने सारे लोग क्या करेंगे, जब क्रांति क्रांति चिल्लाएंगे तो भाई राजा को कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। क्या क्या सॉल्यूशन निकला, उन सॉल्यूशंस में हम देखते हैं। सबसे लास्ट राजा हार करके बोला कि जाओ भैया तुम लोग को दिया, उतने सारे लोग इकट्ठा हुए पड़े थे और इधर राजा खुद सिपाही के साथ लड़ लेता क्या, हाँ, बैस्टिल को तोड़ करके बर्बाद कर दिया था, हिसाब किताब सारा बैठा दिया था। अब उसका हिसाब किताब बैठा सकते हो, राजकिला क्या करेगा, राजा दरबार है क्या करेगा, राजा क्या हिसाब किताब करेगा, राजा डर गया। जैसे ही राजा डरा बोला भाई तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, है ना, जाइए भाई, आज के बाद से हम आपको क्या करते हैं, रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली दे दिया, बोला कि जाओ आज के बाद से तुम ही रहो। जैसे ही असेंबली में आए सबसे पहला इन्होंने खुन्नस जो निकाला है किसके अगेंस्ट था, फर्स्ट और सेकंड वाले के, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के अगेंस्ट में ही तो थे ये लोग। इसका क्या करते थे, बहुत ज्यादा शोषण कर लेते थे, है ना जी। पहला चुन चुन के बदला लिया रात को ही भाई साहब, ऑन द नाइट ऑफ 4th August 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री, ठीक है, एबॉलिशिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। सबसे पहला रात को बैठ के, भाई हमारी सरकार बनी, हम जो करे रात बिरात जो हो, सबसे पहला काम भाई ये जो आप लोग टैक्स वसूला कर दे ये पहले खत्म करो इसको, है ना। सबसे पहले बोला पहली फुर्सत में पहली फुर्सत में इसको निकाल दिया। और इसके बाद फिर क्या कर दिया गया, मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट, इतना ही नहीं, फर्स्ट स्टेट है ना, टू वे फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। बोला कि भाई ये जो आप मान के रखे हो ना कि बाई बर्थ हम भगवान के नजदीक हैं, नहीं चलेगा। क्या चलेगा, इधर रिपब्लिक चलेगा, इधर सब बराबर, क्या सब बराबर, है ना। उधर चर्च के पकड़ लिया, उधर फादर को, हाँ भाई चर्च फादर जी बोलिए कौन हो, बोला नहीं भाई सब इक्वल, हाँ सब इक्वल। ये सबसे पहला काम इन लोगों ने कर दिया। अच्छा, इतना सारा जब काम करना शुरू किया ना, अच्छा इन लोग के पास क्या था, जो बहुत ज्यादा क्या थे, धनी हो गए थे, बहुत ज्यादा रिच हो गए थे, ठीक है। नेशनल असेंबली बोलेगी देखो भाई अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, एक काम करो बीच का रास्ता निकालो, जो बहुत ज्यादा अमीर है उसका जमीन लेना शुरू कर दो, उसकी संपत्ति लेना शुरू कर दीजिए, राइट, और उसका यूज कहाँ करेंगे, देश के डेवलपमेंट में। तो ये सारा काम जब गवर्नमेंट करना शुरू की तो द गवर्नमेंट एक्वायर एसेट्स वर्थ एट लिस्ट 2 बिलियन लिब्रेस। अब सोच करके देखिए कर्जा कितना था, 1 अरब एंड 2 अरब लिब्रे, याद है। अब सोच के देखिए इतना तो ये इकट्ठा ही कर लिए, इतनी संपत्ति थी, मार के बैठे हुए थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले, इतना सारा संपत्ति किसके पास है, क्या गवर्नमेंट के पास। इसके बाद आपको क्या लगता है इसके बाद फिर राजा का क्या हुआ होगा, एटलीस्ट जब इतने सारे लोग पावर में आए फिर राजा को क्या कर दिया गया, एटलीस्ट जब फांसी दे दिया गया, उसके बाद से हमारे फ्रांस में हम कहते हैं कि अब हमें एक तरीके से रिपब्लिक देखने के लिए मिलता है, राइट। तो ये रही कहानी हमारे पूरे फ्रांस की, किस तरीके से मोनार्की के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे मोनार्की के बाद हमारा रिपब्लिक आया, राइट। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक हमारे साथ आप बने रहिए, है ना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।